नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का परिवर्तन क्लास एज के मगहर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट का 14वां सेशन है हमारा। जो लोग हम लोग कुछ क्वेश्चन को हमने होमवर्क में दिया हुआ है, पहले उन क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व करेंगे, फिर आगे की सारी कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और फिर लास्ट में हमने एक दो क्वेश्चन आपको लिए रखा हुआ है जो आपको होमवर्क में दिया जाएगा, जिसको जिसको क्या करना है, आपको लगा करके हमें कमेंट में आंसर जरूर देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी लोगों से, आस पड़ोस के लोगों को सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा और वीडियो को देखिएगा। उसके बाद जैसा भी लगता है वीडियो, आप उसके नीचे कमेंट में जरूर बताते रहिएगा, हाँ ठीक लगा या नहीं ठीक लगा, जो भी हो। हमको उससे मोटिवेशन मिलेगा तो हम उसी तरीके से फिर आगे की वीडियो को में भी चेंज करने की कोशिश करेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो। आइए बहुत ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग आते हैं होमवर्क के पहले क्वेश्चन में। होमवर्क में हमने पहला क्वेश्चन एक दिया हुआ था, देखिएगा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कहा गया है यदि ए बी एक दो अंकीय संख्या है, दो अंकीय अभाज्य संख्या बोला है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? सबसे पहले नंबर तो यही आपके सामने आ गया। उसके पहले आपसे कह रहा है दो अंकों की बात अगर कर रहा है तो कोई भी दो डिजिट, अंक मतलब होता है डिजिट। जैसे मान लिया जाए अगर हमने ऐसे आपके सामने 25 रखा है तो ये दो अंकों की संख्या, एक अंक दो अंक, ये इकाई अंक बोला जाता है, ये दहाई अंक का बोला जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं दो अंक की संख्या। ये दो अंक की संख्या है। अब इसके बाद क्या बोला? अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जो संख्या जिसके मात्र केवल दो गुणनखंड हो, जिसके मात्र केवल दो गुणनखंड हों, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे जो जिसके भी दो अभाज्य गुणन, जिसके केवल दो गुणनखंड होंगे वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे आप बोलेंगे दो हमारा जो होता है ये एक अभाज्य संख्या, क्यों? क्योंकि इसके मात्र केवल दो ही गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ये होता है जिससे वो संख्या खुद कट जाती हो। यानी कि दो जो होता है ना, ये केवल दो ही मान से कटता है, जैसे एक से कट जाएगा और दो से कट जाएगा, ये अभाज्य संख्या होगी। इसी तरीके से अगर हम तीन की बात करते हैं तो तीन भी जो आपका होता है वो एक से कट जाएगा और तीन से कट जाएगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या हो गई। इसके बाद हमारे सामने आता है पांच आ गया। जो पांच होता है यह भी एक से कट जाएगा और पांच से कट जाएगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या होती है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं क्या छह अभाज्य संख्या है, तो आप बोलेंगे नहीं है क्या छह का अभाज्य संख्या, क्यों? क्योंकि वह है जो छह होता है ये एक से भी कटता है, दो से भी कट जाता है, तीन से भी कट जाता है और छह से भी कट जाता है। चार चार इसके गुणनखंड हो गए। हमने क्या कहा? अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिसके मात्र केवल दो गुणनखंड हो, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आप कहेंगे एक काहे नहीं हुआ? एक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक जो आपका होता केवल उसका एक ही गुणनखंड होता। हमने एक डिफिनेशन ये बोला है कि जिसके दो गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसके केवल एक ही गुणनखंड होते हैं इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगी, और छह भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि एक दो से ज्यादा गुणनखंड थे उसके। तो इस तरीके से जो मान होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब इसके बाद आते हैं, अब क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इसके आगे क्या कहा गया था? आगे इसके क्वेश्चन में बोला गया है, कह रहा है जहां ए बी बराबर नहीं है, यानी कि ये ए बी ना, ये जो ए बी दिया गया है ये डिजिट है, दो अंकों की संख्या, जैसे ए हो गया बी हो गया, इसके स्थान पर कोई आएगा, इसके स्थान पर जैसे मान लिया जाए कोई भी संख्या हमने लिख दिया, जैसे 17 लिख दिया, ये भी एक मान हो गया, ये बी मान हो गया, ये ए वाले की जगह हो गया, ये बी के वाले की जगह हो गया। इस तरीके से कह रहा है, यानी कह रहा है ए बी एक दो अंकीय भाज्य संख्या है जहां ए और बी बराबर नहीं है, यानी कि जो दोनों अंक होंगे ना, ये दोनों अंक ये आपस में क्या है? बराबर नहीं है। ये क्वेश्चन में बोल रखा है, यानी बराबर नहीं होने चाहिए। फिर क्या कहा है? यदि ए बी को विपरीत लिखा जाता है, विपरीत किया जाता है, तो कह रहा प्राप्त संख्या जो बी ए बनती है ना, उल्टा अगर जब आप लिखेंगे तो भी वह कह रहा है एक अभाज्य संख्या होती है, तो भी वह क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यानी कि ए बी एक अभाज्य संख्या है, जब उसको उल्टा कर देंगे इकाई वाला दहाई वाले पर, दहाई वाला इकाई वाले पर, तो भी एक अभाज्य संख्या बननी चाहिए। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं आएंगी, कह रहा तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग आपको निकालना, ऐसी संख्याओं के योग क्या हो, तो हम आपको बता रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करेगा। इसका आपको कोई शॉर्ट तरीका नहीं है कि आप ऐसे डायरेक्ट समझ लीजिए आंसर आ जाएगा। इसको आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि अभाज्य संख्याओं कोई रूल नहीं।
जब अभाज्य संख्याओं का इन्हें कोई रूल है तो इनका जो मान दिया जाएगा उसको आपको एक एक मानों को चेक करना पड़ेगा। तो 2 अंक की संख्या जब बोला है तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11। जब आप 11 लेकर के आएंगे ना तो जो ए के जगह पे होगा जो बी के जगह पे होगा दोनों मानों बराबर हो जाएगा, जबकि कहा है बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए मान हमारा आंसर नहीं आ सकता है। यानी कि हमारी जो संख्या होगी ए बी का जो हमारा मान होगा वह मान हमारा 11 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता। अगर 11 नहीं होगा तो अगला 12 तो अभाज्य संख्या ही नहीं होती है। 13 पे आते हैं तो 13 एक अभाज्य संख्या होती है। इसको पलटेंगे ना तो यानी कि बी ए अगर लिखेंगे, अगर पलट करके लिखेंगे इसका मतलब हो जाएगा बी वाले जगह यह 3, ए की जगह यह 1, तो ये भी अभाज्य संख्या बननी चाहिए। यही क्वेश्चन में बोला गया दोनों अभाज्य संख्या बननी चाहिए। तो ये 1 और 13 हो गया और 31 हो गया, दोनों अभाज्य संख्या बन रही है तो बिल्कुल सही है, ये माना हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद में बोल आगे आएंगे 14 देखिए होगा नहीं, 15 होगा नहीं, 16 होगा नहीं, 17 लेकर के आएंगे। अगर हम 17 लेकर के आते हैं 17 का उल्टा हो जाएगा 71। 71 विभाज्य संख्या है, 17 विभाज्य संख्या है। 71 विभाज्य संख्या है और 17 विभाज्य संख्या, ये भी हमारा मान हो जाएगा। फिर इसके बाद में आएंगे 18, 18 होगा नहीं, 19 लेके आएंगे। अगर हम 19 लेके आएंगे ना तो उसका विपरीत हो जाएगा 91। 91 जब लेकर के आएंगे तो 91 आपकी भाज्य संख्या नहीं होती है, इसलिए हम 19 को नहीं ले सकते। फिर आएंगे उसके बाद में 23 अभाज्य संख्या होती है। 23 का जब आप उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 32। 32 आपका अभाज्य संख्या नहीं, इसलिए 23 भी नहीं होगा। फिर इसी तरह 24, 25, 26, 27, 28, 29 भी अभाज्य संख्या होती है। जब 29 अभाज्य संख्या तो होती है लेकिन इसका जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 92। 92 भी अभाज्य संख्या नहीं होगी, इसलिए इस तरीके से मान तो हमारा एक भी नहीं आया अभी तक। अभी तक हमारे 2 मान मिले हुए हैं। आगे देखेंगे, आगे आगे 32 29 के बाद में आ जाएगा 31। 31 हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, 31 हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया है, 31 और 13 वाले को आ गया है। फिर उसके बाद में आएगा 32, 33, 34, 35, 36, 37 अभाज्य संख्या होती है। 37 जब अभाज्य संख्या होती है इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा 73। यह भी अभाज्य संख्या होती है, यह भी अभाज्य संख्या होती है, तो यह भी मान हमारा आ जाएगा। 37 हो गया और इसके बाद में इसका विपरीत लिखेंगे तो 73 हो जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या हो गया, दोनों मान हमारा हो जाएगा। इसके बाद में आएंगे 37 के बाद में 38, 39, 40, 41, 41 भी अभाज्य संख्या होती है। 41 का लेकिन उल्टा जब आप करेंगे तो आएगा 14, अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर उसके बाद 43 अभाज्य संख्या, लेकिन 43 का जब उल्टा लेकर के आप आएंगे तो हो जाएगा 34। 34 अभाज्य संख्या नहीं होती है, इसलिए वो भी नहीं होगा। फिर उसके बाद में आएंगे हम लोग 47 पे आ जाएंगे। 47 का जब आप उल्टा करेंगे तो आ जाएगा मान 74। 74 विभाज्य संख्या नहीं होगी। इस तरह से जब हम चेक करते हो जाएंगे 47 के बाद में 48, 49, 50, 51, 52, 53 विभाज्य संख्या होती है। 53 का जब आप उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 35। 53 का जब आप उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 35 विभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर उसके बाद में 53 के बाद में 54, 55, 56, 57, 58, 59 विभाज्य संख्या होती है। 59 का उल्टा 95 विभाज्य संख्या नहीं होगी। 59 का उल्टा 95 भी अभाज्य संख्या नहीं होगी, कट जाता है 19 से, 19 से कटता है, 5 से कटता है, इसलिए नहीं होगा। फिर उसके बाद में आएंगे 61, 61 का उल्टा हो जाएगा 16 विभाज्य संख्या नहीं होती। फिर उसके बाद में आ जाएंगे 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 आदि अभाज्य संख्या होती है। 67 का उल्टा हो जाएगा 76 विभाज्य संख्या नहीं होती है। इस तरह से हम देखते हुए जाएंगे। फिर उसके बाद में 69, 71 विभाज्य संख्या होती है। 71 तो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, 71 आ चुका है। 73 भी हमारा आ चुका है। फिर उसके बाद में 73 के बाद में आएगा 74, 75, 76, 77, 78, 79। 79 भी आपके भाज्य संख्या होती है। 79 का उल्टा हो जाएगा 97। यह भी भाज्य संख्या होती है, यह भी एक जोड़ा आ गया। 79 का उल्टा हो जाएगा 97, दोनों के दोनों अभाज्य संख्या हो जाएंगी, तो ये भी मान लिया जाएगा। अब 79 के बाद में आता है 83। 83 का उल्टा हो जाएगा 38 विभाज्य संख्या नहीं होगी। 83 83 जब आप लेंगे तो उल्टा हो जाएगा 38, 38 अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर उसके बाद में 84, 85, 86, 87, 88, 89। 89 भी आपका अभाज्य संख्या होती है। 89 अभाज्य संख्या होती है, लेकिन इसका जब उल्टा करेंगे तो 98 अभाज्य संख्या नहीं होती है। उस तरीके से जब आप निकालेंगे तो इसके बाद में 89 के बाद में आएगा 90, 91, 92, 93, 94, 97 इसके बाद में आता है। 97 आएगा, 97 तो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया। तो ये सारी अभाज्य संख्या नहीं होंगी, बस केवल इतने ही मान अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। जो कितना मान आया हुआ हमारे सामने, तो हम लोग बोलेंगे हमारे सामने आया हुआ है ये 4 मान है, जिसको अगर उल्टा किया जाए तो भी अभाज्य संख्या बनेगी, बाकी कभी भी अभाज्य संख्या नहीं बन रही है। तो यहां पर देखेंगे अगर चारों मानों को जोड़ा जाए, ध्यान से देखिएगा, ये विषम संख्या, ये भी 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 विषम। जब 8 बार विषम संख्याएं जोड़ी जाएंगी तो कभी भी हमारा इनका जो योग आएगा ना, अगर 8 बार हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो कभी भी जब हम इनको योग करेंगे तो कभी भी हमारा सम संख्या योग नहीं बनेगा, विषम संख्या योग नहीं बनेगा। क्योंकि विषम विषम हम 2 बार विषम विषम जोड़ेंगे सम, विषम विषम जोड़ेंगे सम, विषम विषम जोड़ेंगे सम, विषम विषम जोड़ेंगे सम।
कभी भी हमारा मान 407 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि विषम संख्याओं को अगर 8 बार जोड़ रहे हैं तो कभी भी हमारा मान जो आएगा वह विषम संख्या नहीं आ सकता। इसका मतलब 407 तो हमारा होगा नहीं। अब इसके बाद में आता है हम लोग, तब इसको जोड़ेंगे हम लोग। कैसे जोड़ेंगे जरा देखिएगा। हम जोड़ने का आपको तरीका बता रहे हैं, सबको जोड़ना हमें, सबको हमें जोड़ करके लेके आना है, सबको जोड़ देना है। बिल्कुल सबको जोड़ दीजिए आप। तो कितना जोड़ेंगे देखिएगा, इकाई का अंक यूनिट डिजिट मिला लीजिए, इकाई का अंक क्योंकि अलग अलग है। 3 एक हो जाएगा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 में इकाई का अंक 2, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 7 जोड़ेंगे, 5 में 7 जोड़ेंगे 12 में इकाई का अंक 2, 2 में 9 जोड़ेंगे 11 का इकाई का अंक 1, 1 में 7 जोड़ेंगे इकाई का अंक 18 आ जाएगा, 18 का इकाई का अंक आ जाएगा 8। तो एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 8 मिला, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहेंगे तो पूरे को सबको जोड़ लीजिएगा, तब भी हमारा आंसर 408 ही आ रहा होगा। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, कह रहा क्वेश्चन में क्या चीज कि आपसे कहा गया एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज। कोई भी निश्चित राशि हमें नहीं पता है, कोई भी नहीं हमें नहीं पता है। तो कह रहा है 4 वर्ष नहीं है, ये थोड़ा सही करिएगा, ये 4.5 वर्ष है। ये थोड़ा सही करेंगे आप लोग, ये 4.5 वर्ष है। 4 सही 1/2 वर्ष लिख दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद में 4.5 वर्ष है, ये 4.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कह रहा 12,000 रुपए की राशि पर 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का 60% है। एक बार जब आप पढ़ेंगे ना, तो यहां पर आपका एक बार खत्म हो जा रहा है। यहां पर एक स्टेप है आपका, पढ़िएगा। एक निश्चित राशि पर 4.5 वर्ष समय दे दिया गया, 10% हमने लगाया है। किस पर लगाया, साधारण ब्याज पर। कोई भी राशि रहा होगा, हमें नहीं पता, वही राशि में निकालना है। पी रुपया रहा होगा, 4.5 वर्ष में निकालेंगे। 4.5 वर्ष का मान हो जाएगा 9/2 वर्ष। कितना परसेंट लगाया है, आप बोलेंगे 10% लगाया, तो गुणा हो जाएगा 10%। ये हमारा क्या आया, ये हमारा आ गया साधारण ब्याज। अगर हमारा ब्याज साधारण ब्याज इतना रुपया आ चुका है, तो कह रहा है ये जो साधारण ब्याज मिल रहा है ना, ये कह रहा है 12,000 रुपए की राशि पर, 12,000 रुपए की राशि पर 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। तो हमें जरा बताइए, अगर अर्धवार्षिक हम ब्याज लगाएंगे, अर्धवार्षिक ब्याज लगाएंगे, तो 6 महीने और 6 महीने के 2 चक्र होंगे ना, 6 माह, 6 माह के 2 चक्र हो जाएंगे। और पूरे वर्ष का जो रेट दिया गया है, यहां पर भी 10% दिया गया, पूरे वर्ष का 10% रेट दिया गया है। तो 6 महीने का कितना पड़ेगा, आप बोलेंगे 5%, और यहां भी हो जाएगा 5%, यहां भी 5% और यहां भी 5%। इन दोनों का मिला करके हमें निकालना कितना परसेंट टोटल बना। तो इन दोनों का हम निकालेंगे सक्सेसिव से, इनका मान निकालेंगे। कितना निकलेगा सक्सेसिव से मान, हम आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुके हैं। सक्सेसिव का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा हो जाता है 100। ए के जगह पे पहला परसेंटेज, बी के जगह पे दूसरा परसेंटेज रख देंगे, तो ए के जगह पे हो जाएगा 5, और बी के जगह पर भी हो जाएगा 5, और प्लस जाएगा 5 गुणे हो जाएगा 5, और बटे के नीचे ला देंगे 100। मान हमारा आ जाएगा 10.25%। यहां हो जाएगा 5 5 10, और 25 में 100 से भाग देंगे तो मान जाएगा 10.25 जाएगा। इतना परसेंट हमें क्या मिला होगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिला होगा। किस राशि पर मिला होगा, तो आपसे कहा जा रहा है 12,000 रुपए की राशि पर। तो 12,000 रुपए की राशि पर कहा है कितने समय के लिए, 2 बार, 6 6 महीने का 2 बार लगाया है। 10.25% उसे क्या मिला हुआ है, 10.25% ये उसे चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। और ये जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, कह रहा इसका भी कहा गया है क्वेश्चन में आगे जाकर के, चक्रवृद्धि ब्याज का 60% है। कौन, जो साधारण ब्याज मिल रहा था पहले वह जो साधारण ब्याज मिला है, जो जहां पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा उसका 60% है। इसका 60% जो आएगा ना, इसके साधारण ब्याज की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही बोला गया क्वेश्चन में। ध्यान से आप लगाइएगा, पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। अब ध्यान सुनिएगा, इसको हमें काटना है, जस्ट हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। देखेंगे ये परसेंटेज से ये वाला परसेंटेज कट जाएगा। ये वाले परसेंटेज को जब नीचे लेकर के आएंगे, बटे आएगा 100, उन दोनों शून्य से ये दोनों शून्य कट जाएगा आपका। अब बचा क्या है देखिएगा, यहां पर 2 बच गया, इस 2 से 10 को काटेंगे तो मान जाएगा 5 आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस 5 से हम लोग ना इसको काट देते हैं, 5 से इसको हम काटेंगे तो मान जाएगा यहां पर 12 आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, और भी जब हम इसको काटते हैं 3 से काटेंगे, 3 से काटते हैं तो यहां हो जाएगा 3 बार, 3 से हम इसको काटेंगे तो यहां आ जाएगा 4 बार, 3 से इस 12 को 120 को काटेंगे तो यहां आ जाएगा 40। अब बस जस्ट हमें गुणा कराना है,
P की वैल्यू क्या आएगा, जरा गुणा कराइएगा। 4 से 10.25 में गुणा कराएंगे, 4 से 10.25 में गुणा कराएंगे, 4 से 10 में गुणा कराएंगे 40, और 10.25 का 4 में गुणा कराएंगे आ जाएगा वैल्यू 1। 10 में 4 का गुणा कराएंगे 40, और 10.25 में 4 का गुणा कराएंगे आएगा 1, 40 में 1 जोड़ेंगे 41, यानी कि 40 गुणा हो जाएगा 41 से ही आपका हमारा मान आ जाएगा। तो 41 से 4 में गुणा कराते तो मान होता है 164 के बाद में एक जीरो है, तो एक जीरो आप भी लगा देंगे। यही हमारा हो जाएगा मूलधन, जो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारा दोनों क्वेश्चन था होमवर्क वाला, जो हमने आपको सोल्व करवा के बता दिया। अगला अब हम लोग आएंगे, आज का सेशन यहां से स्टार्ट होगा अगले क्वेश्चन। यहां देखेंगे, इस क्वेश्चन को आप लगाइए पहले, देखिएगा क्या दिया गया। कह रहा दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है, ये दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 7/48 है, तो पहली संख्या क्या है, आपसे पूछा गया है। एक कह रहा है ये पहली संख्या है, ये कह रहा है दूसरी संख्या है। जो कहा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का 3/4 है, अरे 3/4 का मतलब हो गया दूसरी संख्या से तुलना कर रहा, जिससे तुलना करता है बटे के नीचे हमेशा उसकी वैल्यू होती है। तो तुलना किससे हुआ है, कह रहा पहली संख्या दूसरी का 3/4 है, तो तुलना किससे हो रहा, दूसरी संख्या से। अगर दूसरी संख्या से तुलना हो रहा, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 4 रेशियो। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे हो जाएगा 3 रेशियो। तो रेशियो बनाइएगा, आसान हो जाएगा लगाना। तो देखेंगे यहां हो जाएगा 3 रेशियो हो जाएगा, ये 4 रेशियो हो जाएगा। अब कह रहा इन दोनों के व्युत्क्रमों का औसत, कहा गया है ये दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत कह रहा 7/48 है। व्युत्क्रमों का औसत दिया गया है 7/48 है, उनका औसत दिया गया है। वो व्युत्क्रम पहले निकालेंगे। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो 3 है तो 3 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 4 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। पहले तो योग निकालिए आप। अगर योग निकालेंगे तो हो जाएगा मान 7 बटा आपका आ जाएगा 12। 4 और 3 का एलसीएम 12, और 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। 3 से काटेंगे तो मान जाएगा 4, 4 से 1 में गुणा कराएंगे 4 ऊपर, 4 से भाग देंगे 12 में तो मान जाएगा 3, 3 से 1 में गुणा कराएंगे 3 ऊपर, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो जाएगा 7 बटा हो जाएगा 12। आपका मान जाएगा क्या चीज आ जाएगा, योग आ जाएगा। अगर योग 7/12 आया है, इसका आपसे कहा गया है औसत, इनके व्युत्क्रमों का बोला गया औसत, औसत दिया गया है। अगर औसत दिया गया है तो ये जो 7/12 आया है, इसका औसत निकालेंगे तो इसमें भी बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं का योग है। औसत निकालेंगे 2 से भाग पड़ेगा, क्योंकि औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा होता है उसकी संख्या। जितने भी इस योग आया हुआ है पूरे के योग में, उसमें जितनी भी संख्या उससे भाग देंगे तो हमारा मान जाता है औसत। तो यहां जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको दिया गया ऑलरेडी 7 बटा दिया गया 48। तो ये 12 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 बटा हो जाएगा 24, बराबर क्या आ जाएगा, 7 बटा हो जाएगा 48। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 24 से आप इसको काटेंगे तो माना जाएगा 2, यानी कि एक रेशियो की जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2। एक रेशियो की अगर वैल्यू 2 आ चुका है तो आपसे क्या पूछा है, तो कह रहा पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या अगर आपको निकालना है तो पहली संख्या तो 3 के अनुपात में थी ना, 1 अनुपात बराबर 2, तो 3 का अनुपात बराबर हो जाएगा क्या चीज, तो आप बोलेंगे 3 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 6, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, कह रहा एक कॉलेज में ईसीई ईसीई दिया गया है, और कह रहा मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग ये अलग अलग ग्रुप है, ये अलग अलग ग्रुप है। एक ईसीई ग्रुप है, एक मैकेनिकल ग्रुप है, एक सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप है। इनमें कह रहा सीटों को आवंटित किया गया 3:4:5 के अनुपात में है, और सीटों में क्रम से 20%, 35% और 44% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि प्रस्तावित होती है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है, अनुपात पूछा लास्ट में आपसे, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एक तो हो गया ईसीई में, ईसीई में, और एक हो गया मैकेनिकल में, और एक हो जाएगा इसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में। तो जब इनमें अनुपात आपको दिया गया, कितने का अनुपात दिया गया है, कह रहा 3:4:5 का दिया गया, 3:4:5 का दिया गया। अगर 3:4:5 का अनुपात आपको दिया गया है तो आप क्या करिए ना, सबसे बेटर इसका तरीका ये होता है कि 3:4:5 माना गया है, परसेंटेज की बात हो रहा है परसेंटेज में, तो जब भी परसेंटेज मान के दिया जाता है कोशिश ये करिए कि 100 में बना के लगाएंगे तो ज्यादा आसान हो जाता है। तो 100 में अगर बनाना है तो इसमें भी 100 से गुणा करा लीजिए,
इसमें भी 100 से गुणा करा लेंगे और इसमें भी 100 से गुणा करा लेंगे, क्योंकि हमसे अनुपात में ही मान पूछा है। जब अनुपात में पूछा है तो हम कुछ भी इसमें गुणा कराएंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं 100 से गुणा कराइए, आपका जिससे मन करे उससे आप गुणा कराएंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ध्यान सुनिएगा, लेकिन हम 100 से इसलिए गुणा कराएंगे क्योंकि 100 पे मान निकालना आसान होता है थोड़ा सा। अब कह रहा पहले वाले में कह रहा 20%, तो इसमें अगर हम 20% बढ़ाएंगे, इस वाले में अगर हमने 20% बढ़ाया तो 20% का मान कितना होता है? तो आप बोलेंगे अरे 20% का मतलब हो जाएगा कितना बढ़ जाएगा? 20, 100 रुपए पर 20, 100 पर 20। अगर 100 पे 20 बढ़ेगा, 300 पे कितना बढ़ेगा? आप बोलेंगे 60 बढ़ जाएगा। अगर इसमें 60 बढ़ेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 360। समझ में आया? अब ये जो 400 आया होगा, इस 400 क्या कह रहा है? 35% कह रहा। अगर 35% बोला है, इसमें हमें 35% बढ़ाना है। अगर 35% हम बढ़ा रहे होंगे तो 100 रुपया में 35, 100 में 35, 100 में 35, तो 400 में कितना हो जाएगा? 35 गुणा 4 यानी कि 140 बढ़ जाएगा। अगर 140 यहां पर बढ़ेगा तो वैल्यू हो कितनी जाएगा? 140 बढ़ाएंगे तो आप बोलेंगे 540 हो जाएगा। तीसरे वाले की अगर बात करते हैं तो तीसरे वाले में क्या दिया गया, जरा देखिएगा। इसमें कहा गया है आपसे 44%। अगर ये 44% बोला, 44% आप भी बढ़ा दीजिए। अगर 44% बढ़ाएंगे, अगर 44% बढ़ा रहे होंगे, इसका मतलब हर 100 में 44 बढ़ेगा, 100 में 44 बढ़ेगा। अगर 100 में 44 बढ़ेगा तो 500 में कितना बढ़ा होगा? 44 गुणा 5, यानी कि 5 बार गुणा होगा ना 100 का। 100 का 5 बार गुणा होकर के 500, तो 44 का भी 5 बार गुणा होकर के 220 बढ़ा होगा। इसका मतलब इसमें 220 बड़ा होगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 720। आपसे क्या पूछा गया? इन्हीं तीनों का अनुपात आपसे पूछ रखा है। इन्हीं तीनों का आपसे अनुपात पूछ रखा है, तो 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य सबका कट जाएगा। 18 से काटेंगे सबको, 18 सबको काट दिया, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, यानी कि 2:3:4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो किस ऑप्शन में है? आप बोलेंगे बी ऑप्शन में है। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का ये तरीका। अब देखेंगे आगे, आगे क्या दिया गया है। कह रहा किसी संख्या को निम्न में से किस संख्या से गुणा किया जाए, गुणा करने पर उस संख्या में 75% की वृद्धि हो जाएगी। मान लिया जाए हम अपनी तरफ से कोई भी संख्या मान लेते हैं, वो हमने मान लिया है कोई भी संख्या, तो संख्या मान रहे हैं, बात ध्यान रहे, किससे हम गुणा करा रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं। हमने कोई संख्या मान लिया है एक, हमने कोई संख्या मान लिया अपनी तरफ से एक। कह रहा एक में अगर 75% बढ़ाएंगे, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होता क्या है? 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4, यानी 4 में 3 बढ़ेगा तो रेशियो हमारा क्या बनना चाहिए? 4 में अगर यहां पर 4 में 3 बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगा? तो आप बोलेंगे ये मान हो जाएगा 7 हो जाएगा 4 रेशियो हो जाना चाहिए। कह रहा इसमें किससे हम गुणा कराएं? इसमें हमने मान लिया यक्स से हमने गुणा कराया और वैल्यू हमारा 7/4 हो जाती है, यानी कि 75% संख्या बढ़ गई। यानी कि एक का 7/4 अगर हो जाएगा तो एक से 7/4 अगर हो जाएगा तो 75% बढ़ गया ना। अगर एक से 7/4 हो जाएगा तो 75% हमारा बढ़ चुका है मान। अगर 75% ये बढ़ चुका है मान, तो हमने किससे गुणा कराया है? हमने मान लिया यक्स से गुणा करा लेते हैं। अब इसी यक्स का मान हमें निकालना है, तो यक्स का मान वही से निकालेंगे तो मान आ गया 7/4, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। बहुत छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत खतरनाक है, बात ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया क्या चीज? कह रहा हमसे क्वेश्चन में, कह रहा यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए 8:7:5 है, और कह रहा ए प्लस बी प्लस सी 60 है, तो ए बी सी, ये अनुपात दिया गया, ये अनुपात है, थोड़ा सही कर लीजिए। यहां पर ये अनुपात रहेगा, अनुपात निकालना क्योंकि अनुपात में दिया गया आंसर। अब देखिएगा यहां पर हमें निकालना है ए बी सी का अनुपात। यहां से तो हमने आपसे मान लीजिए अनुपात में पूछा है आंसर, लेकिन इसी क्वेश्चन में से हम ए का मान, बी का मान, सी का भी मान पूछ सकते हैं अलग से, कि ए का मान क्या आएगा या बी का मान क्या आएगा या सी का मान क्या आएगा। तो हम आपको लगाने का तरीका बता रहे हैं। हम एक लाइन में आपको बता रहे हैं कि ए बी सी का अनुपात क्या आएगा, ये लाइन समझिएगा। आप समझिए जरा, अगर हमें ए का मान निकालना है, अगर हमें ए का मान निकालना है, हाई दोनों को हम जोड़ देते हैं और उसमें से तीसरे वाले को घटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ए प्लस बी और उसके साथ में है सी प्लस ए, हमने क्या कर दिया है? जोड़ दिया। और इसमें से हमने ये बीच वाला जो बाकी बचा हुआ है इसको हमने सारा मटेरियल घटा दिया। जब आप घटाएंगे ना तो ए हो जाएगा 2 बार ए, उसके बाद में जाएगा प्लस बी प्लस हो जाएगा सी, माइनस करेंगे अंदर, माइनस अंदर लेके जाएंगे, माइनस बी माइनस जाएगा सी, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। तो जब आप इसको घटा रहे होंगे तो यह मान आ जाएगा 2a का मान आएगा।
तो ये मान किसका आ जाएगा? जब आप जोड़ करके उसको घटाएंगे ना, तो ये मान आ जाएगा 2a का। समझ में आया? 2a का मान आएगा, 2b का आएगा, इससे 2c का भी आएगा। तो जब हम यहां से निकालेंगे तो ऐसे मान निकल करके आपके आएगा सामने 2a अनुपाते 2b अनुपाते 2c ही तो बनेगा। क्या आएगा देखिएगा, जरा देखिएगा, हम बता रहे हैं आपको, इन दोनों को जोड़ा एक साथ में, इन दोनों को एक साथ में लेके आइए, दोनों को जोड़िएगा। a प्लस ए हो जाएगा 2a, b प्लस सी हो जाएगा b प्लस सी, उस समय से इसको घटा देंगे, बी प्लस सी कट जाएगा, तो 2a और a मिला करके हो जाएगा 2a। बराबर कितना आएगा? इधर वाले भी क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन्हीं दोनों दो जोड़ा था, ए प्लस बी का मान था कितना, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी का मान था 8 और सी प्लस ए का मान कितना था 5, तो 8 प्लस 5 जोड़ेंगे, 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5 जोड़ेंगे 13, 13 में से हम लोग क्या करेंगे 7 को घटा देंगे, तो मान जाएगा ये हमारा जाएगा 6, 6 आ गया। अब इसके बाद जरा ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद अनुपात लगा देंगे। फिर से अगर हम आगे देखें, अब हमें मान निकालना बी का, तो जहां पर वो वैल्यू 2 बार होती है ना, उसी दोनों को जोड़ा हमने। यहां ध्यान से देखिएगा, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी, इसीलिए हमने इन दोनों को जोड़ा, तो हमारा ए वाले का मान आया। अगर बी वाला यहां पर है, बी वाला यहां पर है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो बी वाली वैल्यू बचेगी। इन दोनों को एक साथ पहले जोड़िए, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2b प्लस ए प्लस सी, उसमें से c प्लस ए घटाएंगे तो c वाला और a वाला ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, b और b मिला करके 2b बचेगा। इसका मतलब हुआ पहले और दूसरे को हमने जोड़ा, 8 7 हो जाएगा 15 में से 5 घटा देंगे तो मान जाएगा 10, 8 7, 8 7 हो जाएगा 15 में से 5 घटा देंगे तो मान जाएगा 10 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा सी वाले को बात करते हैं। सी वाला कहां पर है, दो जगह। अब देखिए, एक जगह बी प्लस सी, एक जगह सी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बार सी, एक बार ए, एक बार बी, एक बार ए आएगा, एक बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। 2 बार जब सी आएगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बार सी, एक बार ए, एक बार बी, इसमें जब इसको घटा देंगे ना तो ए से ए कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा, 2 बार सी बच जाएगा, तो 2 बार सी का मान कितना जाएगा, इन दोनों को हमने जोड़ा, इसको घटाया, इसका मतलब 7 में 5 जोड़ा है और 8 को घटाया, 7 5 जाएगा 12 में से 8 घटा देंगे तो मान जाएगा 4। ये हो गया डायरेक्ट रेशियो। तो यहां से हम लोग मान निकालेंगे, यहां से हम लोग मान निकालेंगे तो क्या जाएगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या आएगा, 2 समय भाग दीजिए तो मान जाएगा 3 अनुपाते 5 अनुपाते 2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो किस ऑप्शन में है आप बोलेंगे, वह हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन। अब हमसे अगर ये पूछा गया होता, ये देखिएगा, इस क्वेश्चन फिलहाल ये दिया गया, इसका कोई महत्व नहीं है, इस क्वेश्चन में अगर दिया गया ये चीज तो कोई महत्व नहीं है इसका, ये बस केवल आपको एक गुमराह करने के लिए दिया गया है, इसका कोई मान कोई महत्व नहीं है। हम बिना उसके भी लगा दिए हम। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं ए बी सी का मान अगर पूछा गया होता तो कैसे लगाते आप। तो देखिए, अनुपात जब आपके सामने आ चुका है 3 अनुपाते 5 अनुपाते 2, तो हम यहां से ए बी सी का मान भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए का मान हो जाएगा 3 के रेशियो में, बी का मान हो जाएगा 5 के रेशियो में, और सी का मान हो जाएगा 2 के रेशियो में। 3 5 हो जाएगा 8, 8 2 हो जाएगा 10। यहाँ तीनों को जब जोड़ेंगे तो 10 रेशियो बनेगा, 10 रेशियो की वैल्यू 60 का गुना हुआ 6 गुना, एक रेशियो का मान आ गया 6। अगर हमें ए का मान निकालना होता 3 रेशियो निकालते, 3 रेशियो निकालते, 3 गुणा 6 कर दे, माना जाता 18। अगर ए का मान पूछा गया होता, बी का मान पूछा गया होता, 5 का मान निकालते तो 5 गुणा हो जाता 6, 5 छक्का हो जाता 30। सी का मान निकालते, 2 रेशियो का मान निकालते, 2 गुणा हो जाता 6, 6 गुना हो जाता 12। यही आपका मान हो जाएगा। टोटल तीनों का अलग अलग मान अगर ये पूछा गया होता तब निकालते, ये पूछा नहीं गया हमें, ये पूछा नहीं गया, हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, बाई चांस आपसे अगर पूछ लिया जाएगा तो आप निकाल लीजिएगा। अब आगे हम लोग आते हैं, इसके बाद में इसके आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक गोला है, एक गोले की त्रिज्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर, गोले को पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया गया है, तार की लंबाई क्या होगी ये आपसे पूछा। गोला है, ये बात ध्यान रहे, ये एक गोला है, इस गोले को हमने पिघलाया है, इस गोले को अगर हम पिघलाएंगे तो इसकी त्रिज्या दिया गया 6 सेंटीमीटर। इससे ना हमें क्या बनाना, एक तार बनाना है। अगर हम तार बनाते हैं तो तार कैसा होता है, आप जब ध्यान से देखिएगा ना, तार आपका कुछ इस प्रकार से होता है, तार आपका कुछ इस प्रकार से होता है, तार एक बेलनाकार होता है, तार एक बेलनाकार होता है। जैसे तार जब आप देखेंगे तो ऐसा होता है, जब देखेंगे तार को तो ऐसा होता है बिल्कुल गोल में। ये आपको चार चार जैसे होता है, कुछ होते हैं तार ऐसे भी होते हैं जो चार कोने में होते हैं, ऐसे वो वाला नहीं लेना है आपको। आपको जो भी लेना है आपको हमेशा गोल वाला लेना है, इस तरीके से हमेशा। तो इस तरीके जब बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा, तो आप बोलेंगे ये जो हमारा मान बनेगा ये हो जाएगा बेलनाकार। अगर ये बेलनाकार हो जाएगा तो बेलन का
इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि इसको पिघला करके ये बना रहे हैं। और हम आपको बार बार बताए हुए हैं कि जब भी एक आकृति को पिघलाते हैं दूसरी आकृति हम बनाते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं, दोनों का आयतन बराबर करते हैं। दोनों के आयतन को हमें क्या करना है, बराबर। दोनों का आयतन बराबर कैसे होगा, अब इसका जो आयतन आएगा इसके आयतन के बराबर करेंगे। और इसके लिए त्रिज्या कितनी हो गई है, तो आप बोलेंगे इसके लिए त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी जो त्रिज्या है हमने ये मान लिया इसकी त्रिज्या आर रही होगी। इसकी जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई को ही हमने लंबाई मान लिया है और उसको हमने क्या मान लिया अपनी तरफ से, यल मान लेते हैं। क्या दिक्कत है, जो ऊंचाई होगी वही लंबाई में ले लिया जाएगा, क्या दिक्कत है, यल मान लेते हैं। अब दोनों का आयतन हमें बराबर कर देना है, बस एक लाइन का है क्वेश्चन। इसके बाद अब आप बराबर कर दीजिए आयतन दोनों का, तो इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन जो हमारा होता है हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पहला वीडियो बनाया हुआ, दूसरा तीसरा वीडियो में है आपको। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मेंसुरेशन का तीसरा वीडियो जाकर देखिएगा उसमें आपको मिल जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये गोले का आयतन होता है। इसके बाद में बेलन का जो आयतन होता है वो बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसके लिए त्रिज्या आर है, इसके लिए त्रिज्या आर है, अलग अलग आर रहेंगे, बात ध्यान रखिएगा, दोनों एक का वन बराबर कर दीजिएगा। इसके लिए कैपिटल आर दो के दूसरा है, इसके लिए हमने आर अलग लिया, इसलिए हमने आर को दोनों जगह अलग अलग लिया। इसका क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, आर का क्यूब करेंगे यानी कि 6 का हो जाएगा क्यूब। फार्मूला लगा दिया वहां से, गोले का आयतन का फार्मूला लगा दिया 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद हमें लगाना है बेलन के आयतन का फार्मूला, क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर करेंगे तो आर का मान दिया गया है, कह रहा 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया, ये दिया गया है, किसका दिया गया है, गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया गया, तार का ये दिया गया, तार की त्रिज्या दिया गया 0.4 सेंटीमीटर। जब 0.4 सेंटीमीटर ये त्रिज्या दिया गया है तो इसका स्क्वायर करना ना, आर का स्क्वायर करेंगे तो यहां हो जाएगा आर का स्क्वायर। एच का मतलब हो जाएगा वही एच का मनवा ही तो हमने यल माना है, लंबाई मान लिया, उसी को हमने क्या मान लिया अपनी तरफ से, लंबाई यल मान लिया। यहां पर ये जो भी मान हमारा आएगा ये किस में आएगा, तो आप बोलेंगे आएगा सेंटीमीटर में, ये आएगा सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि ये भी मान सेंटीमीटर में है, ये भी मान सेंटीमीटर, जो भी हमारा यल का मान आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। बस अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करेगा, देखिए कितना मान आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां हो जाएगा ये पाई से ना, पाई कैंसिल आउट कर दीजिए, यहां मान हो जाएगा ये 4/3 और गुणा हो जाएगा 6 का क्यूब करेंगे तो मान हो जाएगा 216, 6 का क्यूब होता है 216, बराबर जाएगा 0.4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो मानता है 16, एक अंक पर दशमलव लगाया, जब दो बार स्क्वायर करेंगे दो अंक पर दशमलव लग जाएगा, 0.16 हो जाएगा और गुणे हो जाएगा लंबाई यल का हो जाएगा। बस इसी को हमें केवल सिंप्लीफाई कर देना है और भी जरा समझने की कोशिश करेगा। इसके बाद जरा समझेंगे, यहां देखेंगे ये 3 से हम इसको काटते तो मान जाएगा यहां पर 72, 72 आ गया। अगर यहां पर से हमने दशमलव हटा दिया तो यहां डबल जीरो हम बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दिया हमने। अब ये जो 4 था इस 4 से इसको काट दिया तो यहां गया 4, इस 4 से इसको काट दिया तो मान जाएगा यहां पर 1800, यानी कि यल की वैल्यू आ गया 1800। जब ये सारा मान सेंटीमीटर में सारा मटेरियल दिया गया था तो यह भी मान आएगा सेंटीमीटर में, लेकिन हमसे सेंटीमीटर में ऑप्शन नहीं है तो हमारे सामने मीटर में दिया गया है, तो इसको आप मीटर बदलिएगा तो बराबर हो जाएगा 1800, सेंटीमीटर में था, मीटर बदलेंगे तो 100 से भाग पड़ेगा तो इतना हो जाएगा मीटर, बराबर हो जाएगा 18 मीटर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा जो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 2 सही 1/9 भागा 3 सही 5/6 माइनस 2/3 गुणे 6 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/3, यहां पर कोष्टक लगा दिया, सब कोष्टक बंद कर दिया, कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो जरा मान निकालने की कोशिश करते हैं, यहां देखिएगा इसको हम सिंप्लीफाई करते कैसे करेंगे, 9 दूना 18, 1 19/9 हो जाएगा पहले, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बट सही बटा से बटन बनाएंगे, यहां भाग का सिंबल लगाएंगे, बड़े वाले कोष्टक का लगाइए, 3 से 6 पचे 6 त्रिका हो जाएगा 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 23 बटा हो जाएगा 6, माइनस ये हो जाएगा 2 बटा हो जाएगा 3 गुणे, यहां कोष्टक फिर से लगाया है, क्या हो जाएगा 2 छक्का 12, 1 हो जाएगा 13 बटा हो जाएगा 2, माइनस 3 दुना 6, 1 हो जाएगा 7 बटा हो जाएगा 3। यहां आपका ला करके सारा कोष्टक बंद हो गया, इतना मान हो गया पहले। अब जरा ध्यान सुनिएगा, इसके बाद में हम कैसे लगाते हैं जरा समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जरा समझने की कोशिश करिएगा, हम लोग पहले सबसे पहले नंबर क्या करते हैं, इसको बोर्ड मास से लगाते हैं। सबसे पहले नंबर ब्रैकेट तोड़ा जाता है और सबसे पहले ना सबसे छोटा ब्रैकेट टूटता है, सबसे छोटा ब्रैकेट आपको यहां पर नजर आ रहा है, तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट टूटेगा। अगर इस ब्रैकेट को हम लोग तोड़ रहे होंगे तो कैसे टूटेगा, इसका मान सोल्व करेंगे कैसे आएगा, तो आप बोलेंगे 13 बटा हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 7/3, गुणा करना होता है इसे गिरा करके
3 से इसमें गुणा कराए, 2 से इसमें गुणा कराए, दो मान होता कभी भी ऐसे गुणा करिएगा। 3 से 13 में गुणा कराएंगे, 13 39, 7 दुना हो जाएगा 14, 39 में से 14 घटा देंगे तो मान जाएगा 25, 25 बटा हो जाएगा 2 तिहाई हो जाएगा 6, ये मान जाएगा 25/6। ये पूरी वैल्यू पूरा मटेरियल आ गया 25/6। समझ में आ गया। अब 25/6 में ना इसका गुणा कर रहा 2/3 का, जब 2/3 का आप गुणा कराएंगे 25/6 में, 25/6 में 2/3 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा मान। तो आप जब गुणा कराएंगे तो मान हो जाएगा 19/9, भागा लगा दीजिएगा, यहां मान हो जाएगा 23 बटा हो जाएगा 6, माइनस कर देंगे 2/3 का गुणा करिएगा, 2 से आप गुणा कराएंगे तो 25 दुना हो जाएगा 50, बटा हो जाएगा 3 से 6 में गुणा कराएंगे, 3 से 6 में गुणा कराइए या तो 2 से आप काट लीजिएगा, 2 से आप जब काटेंगे ना, इस 2 से आप 6 को काट लीजिए, गुणवत्त कराना है ना, इस 2 से आप इसको काट करके यहाँ 3 लिख सकते हैं। तो ये जो मान हमारा 50 आ रहा है, इसकी जगह पे हमारा मान जाएगा फिर कितना जाएगा, तो आप बोलेंगे 25 बटा हो जाएगा 3 त्रिका 9, 25/9 लिख देंगे, क्या दिक्कत है, यह मान आ गया। अब देखिए इसका मान गुणा कराना, अब देखिए 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 18, 18 बनाने के लिए 6 को किसका गुणा करना पड़ेगा, 6 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, जब 3 से भाग देंगे तभी 18 कट पाएगा। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम ले लेंगे, देखिए हम बता रहे हैं, आप अलग से इसको बता दे रहे हैं, 23 बटा हो जाएगा 6 माइनस जाएगा 25/9। अब यहां से जब गुणा करना, 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 18, नीचे तो एलसीएम आएगा 18, 18 में 6 से भाग देंगे 3, 23 में 3 से गुणा कराएंगे तो मान जाएगा 69, 23 में 3 का गुणा करेंगे 69, 6 से भाग देंगे 18 में, भागफल आएगा 3, उस 3 से 23 में गुणा कराएंगे, 23 तिया 69, 9 से भाग देंगे 18 में, भागफल आएगा 2, 2 से 25 में गुणा कराएंगे तो माना जाएगा 50। जब घटाएंगे ना, तो जब घटाएंगे वहां पर तो मान हमारा क्या बनेगा, जब इसको आप घटा रहे होंगे तो मान बन जाएगा 69 में से 50 जाएगा तो हो जाएगा 19 बटा हो जाएगा 18। अब इसका मान हमें निकालना है, जब यहाँ भाग का सिंबल है, जब यहाँ पर भाग का सिंबल इसको बदल दीजिए, गुणा में कर दीजिए, तो ये नीचे वाला मान ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला मान नीचे जाता है, जब गुणे से भाग से गुणे में बदलते हैं तब। अब इसी को हमें काट देना है, तो काटेंगे देखिए कितना आ जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, 9 से इसको काटेंगे तो मान जाएगा 2, तो इसका जो आंसर हमारा आएगा 2 आएगा। किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे यह डी ऑप्शन में है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है बी की दक्षता ए की दक्षता से 2 गुना अधिक है और दोनों ने एकांतर दिन में काम करना शुरू किया। बी ने शुरू किया बी ने शुरू किया और कुल 37 दिनों में काम पूरा किया गया। यदि सी अकेले उसी कार्य को 50 दिनों में पूरा करता है तो ए और सी मिलकर कितने कार्य को पूरा करेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, इसको लगा करके क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, और चाहे जैसे आप लगाने की कोशिश करिएगा क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, एक क्वेश्चन ये होमवर्क का हो गया। अगला देखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। क्या दिया गया है, 60,000 रुपए पर 5 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, वार्षिक रूप से जो संयोजित होता है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका आया हुआ है सीपीओ, ये क्वेश्चन आपका सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है, लगाइएगा जरूर, ये मत कहिएगा नहीं 5 साल का नहीं आता तो हम लगाइएगा नहीं करेंगे। 5 साल का है, ये दिया गया आपको और ये आया हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ 2023 में आया हुआ है, तो इसको भी आप लगा करके हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आता है क्या कह रहा है, यदि 8 अंकों की संख्या 2000 है, फिर उसके बाद 74 है, x है, 4 है, y2 है, कह रहा 88 से विभाज्य है तो 4x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपसे पूछ रहा है, अगर इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया तो इसमें से आपको आंसर बताना क्या हो सकता है। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हमारी तरफ से आपके लिए होमवर्क रहेगा, और जिन क्वेश्चनों का आपको कमेंट में आंसर जरूर देना है, कोशिश पूरी करिएगा, जितनी हो सकेगा उतना पूरा कोशिश करिएगा, उसको लगा करके आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में परिवर्तन क्लास में। इतनी देर के लिए जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद।